बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. We had started unit number 4, matter and changes in its states. Matter and changes in its states. So class, we read about 3 states of matter: solid, liquid and gas. Okay class, matter, what is matter? Matter is something that has mass and occupies space. कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई मास है, कोई वज़न है और जगह घेरे, उसे हम कहते हैं मैटर। फिर हमने देखा कि मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। फिर इन तीनों स्टेट्स को हमने डिटेल में पढ़ा। वी सी दैट इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। ओके, दीज आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं और इनकी एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है, जिसमें मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी थी। उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स दे आर फार फ्रॉम ईच अदर एंड लिक्विड में हमने एग्जांपल पढ़ी थी मिल्क की, 1 लीटर मिल्क की। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। देन गैसेस हुज पार्टिकल्स आर क्वाइट फार अपार्ट एंड गैसेस हैज़ नो फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ना उनकी शेप फिक्स्ड होती है, ना ही उनका वॉल्यूम। ये 3 स्टेट्स हमने पढ़ी क्लास। उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ा था। एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो ये उल्टा चलेगा, गैस टू लिक्विड एंड गैस टू सॉलिड। ठीक है क्लास, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, ज़्यादा दर्जा हरारत देना है, तो क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। बट इसके ऑपोजिट, यानी जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो उल्टा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। फिर इसमें हमने कुछ प्रोसेसेस पढ़े थे एंड दोज वर मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर साइकिल। वाटर cycle. There are 2 processes involved in this. आपने 5 प्रोसेस पढ़े हैं टेम्परेचर चेंजेस वाले। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब हम इस साइकिल में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कंडेंसेशन और इवापोरेशन। क्या है, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन। सो क्लास, कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है लिक्विड टू गैस टू लिक्विड। ओके, और इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन इज लिक्विड टू गैस। यही पढ़ा था ना हमने। कंडेंसेशन इज गैस टू लिक्विड एंड इवापोरेशन इज लिक्विड टू गैस। तो वाटर साइकिल में हमने ये 2 प्रोसेसेस पढ़ना है। अब सबसे पहले
तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल क्या होता है। क्लास बेसिकली वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर वापस अपनी जगह पर आता है, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। सो देयर आर वाटर बॉडीज़, दुनिया में जहाँ जहाँ भी पानी मौजूद है उसे हम कहते हैं वाटर बॉडीज़। ओके, अब जैसे आप देख लें, ये मैं एज अ रफ वर्क यहाँ कर रही हूँ। वाटर बॉडीज़ क्या क्या होती हैं, इसमें समुंदर है, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब के सब नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं। ओके, आपको पता है कि दुनिया में 70% पानी है। अगर आप अर्थ का मैप देखें या वो ग्लोब जो सर्कुलर होता है उसको देखें, सो यू विल ऑब्जर्व कि उसमें ज़्यादा पोर्शन ब्लू है और ग्रीन पोर्शन कम है। सो क्लास उसमें जो ब्लू पोर्शन है वो सारा का सारा शो करता है पानी को। अगर आपकी एसएसटी की बुक में यकीनन मैप बना होगा, उसमें आप देखिएगा कि जो ग्रीन पोर्शन है वो लैंड पोर्शन है और ब्लू पोर्शन वाटर पोर्शन है और वो बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया में यानी ज़मीन पर पानी बहुत ज़्यादा है, 70%। तो ये तमाम चीज़ें जिनमें पानी होता है उसे हम कहते हैं वाटर बॉडीज़। सो इन वाटर साइकिल व्हाट हैपन्स कि ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं इनसे पानी किसी तरह चला जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में और फिर एटमॉस्फेयर से वापस किसी तरह इधर आ जाता है अपनी वाटर बॉडी पर वापस। ओके, क्या प्रोसेस है इन वाटर साइकिल? वाटर बॉडीज़ और दूसरी चीज़ है एटमॉस्फेयर। सो क्लास क्या होता है कि वाटर बॉडी से एटमॉस्फेयर में पानी जाता है और एटमॉस्फेयर से वापस यहाँ आ जाता है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ से पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है। There are 3 places from where water will move in the atmosphere: mountains, ओशंस, ट्रीज। कौन कौन से 3 जगह हैं? एक आपके पास क्लास एक साइड है जो नीचे है डाउनवर्ड और एक है ऊपर जो हवा में है वो एटमॉस्फेयर, और जो ज़मीन पर चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ होंगी। तो वाटर साइकिल में क्या होगा कि पानी इन 2 चीज़ों के बीच में मूव करेगा। ओके, अब हम पहले देख रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो डाउनवर्ड होती हैं। दीज आर माउंटेन्स, ओशंस एंड ट्रीज, यानी पहाड़, समुंदर, दरख्त। इसमें ओशंस भी हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं, तमाम वाटर बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, ये 3 जगह हैं डाउनवर्ड वाली जहाँ से एटमॉस्फेयर में जाना है पानी ने। सबसे पहले आप देखिए माउंटेन्स। माउंटेन्स में आपको पता है पहाड़ों पर होती है बर्फ़बारी, स्नोफॉल होती है पहाड़ों पर। सो क्लास क्या होगा कि स्नोफॉल हो रही है पहाड़ों पर, यहाँ पे पहाड़ों पर क्या है, बर्फ़ है। एक मिनट, ये we'll have to read it from the book as well. यस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जब बर्फ़ पड़ रही है सर्दियों के मौसम में, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये बर्फ़ पिघलती है। ओके, बर्फ़ पिघल जाती है। बर्फ़ के पिघलने के बाद क्या होता है, यहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है। सो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। हमने 2 चीज़ें देखनी हैं वाटर साइकिल में। एक तो ये होता है कि वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरा होगा कि ऊपर से वापस नीचे आ रहा है। तो अब जैसे स्नो फॉल हो रही है, अब सूरज निकलता है जब गर्मियों में, तो वो स्नो पिघलना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन। अब क्लास एक प्रोसेस होता है पर्सपायरेशन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पसीना। हमारी बॉडी में पर्सपायरेशन होती है, यानी कि जब गर्मी होती है तो हमारे जो बॉडी के पोर्स हैं वहाँ से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसे हम उर्दू में पसीना कहते हैं। वो हमारी होती है पर्सपायरेशन।
पर्सपायरेशन होती है ज़्यादा, गर्मियों में ही पसीना आता है ना, तो जितने ज़्यादा हीट होती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो हमारे बॉडी जो है उसके पोर्स से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसे कहते हैं पर्सपायरेशन। अब अगर यही चीज़ प्लांट्स में हो रही है या स्नो में, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। ओके, ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि स्नो जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और फिर लिक्विड से आगे वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में बाहर जा रही है, उसे हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। सो पहली चीज़ है माउंटेन्स। माउंटेन्स पर बर्फ़ पड़ती है, लेकिन जब सूरज की वजह से वो बर्फ़ पिघलती है तो वो बर्फ़ पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर उसकी ट्रांसपायरेशन होगी, तो ये क्या होगा, ये जो जाहिर है पिघल के ये लिक्विड यानी पानी में कन्वर्ट होगा और ये वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा पानी। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा कौन सा तरीका है जिससे पानी एटमॉस्फेयर में जाता है? दिस इज इवापोरेशन। इसमें क्या होता है क्लास, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स, पोन्ड्स, अब ये सब ओपन हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऊपर सूरज है, तो सूरज की वजह से इन वाटर बॉडीज से इवापोरेशन होगी। इवापोरेशन आप पढ़ चुके हैं, दैट इज लिक्विड टू गैस। तो जब ये वाटर बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और सूरज डायरेक्ट उन पर उनकी सनरेज आ रही हैं, तो क्या होगा कि इस वाटर बॉडी से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा और ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है क्लास, एक प्रोसेस है, पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से लिक्विड टू वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वाटर ऊपर जाएगा। दूसरा प्रोसेस पानी के ऊपर जाने का है, ओशंस, वाटर बॉडीज़ की इवापोरेशन। और तीसरा प्रोसेस है ट्रीज़ की ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होती है? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी बॉडी पर जो पर्सपायरेशन है, जो हम अपने पसीने के ड्रॉपलेट्स देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसी तरह ट्रांसपायरेशन भी ये होती है कि ये एक अगर लीफ है, सो लीफ के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स कुछ आएंगे वो होंगे ट्रांसपायरेशन के। ड्रॉपलेट्स क्या आते हैं, बल्कि वो वेपर फॉर्म में होता है, इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे दरख्त होते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा होती है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता रहता है और जो एटमॉस्फेयर होती है, सराउंडिंग होती है, वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। सो क्लास, दीज आर द 3 प्रोसेसेस with the help of which water will move in the atmosphere. Number 1 is of mountains. Snow of mountains will melt and then it will be converted into vaporous form. Then the oceans and the sun will let this water to move into, to convert into vapors, and then the transpiration of trees. तो ये 3 तरीके हैं, पहाड़ों की बर्फ़ का पिघलना, फिर ओशंस या तमाम वाटर बॉडीज़ में इवापोरेशन का होना, और फिर ट्रीज़ की ट्रांसपायरेशन। तो इन 3 तरीक़ों से क्या होता है, वाटर बॉडीज़ ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हमने 2 मेन प्रोसेसेस पढ़ने हैं, एक इवापोरेशन और एक कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन तो हो गई, अब कंडेंसेशन क्या होगी? यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, इन तीनों जगह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाएंगे तो इसकी वजह से बनेंगे क्लाउड्स, बादल बनेंगे। बादल में होगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? क्या होती है कंडेंसेशन? गैस टू लिक्विड। कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड। सो आप देखते हैं ये जो बादल हैं, बादल आप देखते हैं आसमान पर, दे आर सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन सी दैट दे कैन मूव ऑन द स्काई। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं वो आसमान पर मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक बिल्कुल आपको दूर से लगता है बिल्कुल एक होते हैं, बेसिकली एक गैशियस फॉर्म है, बिकॉज दे कैन फ्रीली मूव इन दिस। सो क्या होगा कि इन बादलों में जो गैस है, वेपर्स हैं, बेसिकली यहाँ पे वेपर्स हैं। ये जो पानी ऊपर आ रहा है, इसी के वेपर्स बादल में होते हैं और वो वेपर फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। ओके क्लास, अब ये जो रेन होगी ऑन माउंटेन्स, ऑन ओशंस, ऑन ट्रीज, अगेन इट विल एड वाटर इन ऑन लैंड। अर्थ पर पानी वापस किस तरह आता है? थ्रू रेन। ठीक है,
तीन तरीके हैं जिससे पानी जो है वो ऊपर जा रहा है। स्नोफॉल, स्नो का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ स्नो, इवापोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड ट्रांसपायरेशन ऑफ ट्रीज। और वो कौन सा तरीका है जिससे पानी वापस लैंड पर आ रहा है? दैट इज कंडेंसेशन। अगर हम इसको एक दफ़ा दूसरे तरीके से लिखें, सो देयर आर टू वेज इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में दो वेज हैं। एक वे है एटमॉस्फेयर, एक चीज़ आपने देखनी है ऊपर एटमॉस्फेयर, और नीचे आप देखेंगे वाटर बॉडीज, माउंटेन्स वगैरह वगैरह सब चीज़ें। अब दो प्रोसेस होते हैं, एक तो ये होता है कि पानी ऊपर जाता है और एक होता है नीचे जाता है। ओ सर, यस, पहले हमने पढ़ा कि पानी ऊपर कैसे जा रहा है। पानी के ऊपर जाने का तरीका है, तीन तरीके हैं। मेल्टिंग ऑफ स्नो, दूसरा तरीका है इवापोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, और तीसरा तरीका है ट्रांसपायरेशन ऑफ प्लांट्स। और वो कौन सा तरीका है जिससे पानी वापस नीचे आ रहा है? दैट इज सिंपली रेन। जैसे अगर आप देखें तो ये स्नो की फॉर्म में भी पानी नीचे ही आता है, लेकिन वो फिर पिघल के वापस ऊपर चला जाता है। तो ये ज़रा एक मिक्स है, इसमें दोनों प्रोसेसेस हो सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द डाउनवर्ड प्रोसेस, बट मेनली आपने इसको इसी तरह देखना है कि ओवरऑल, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि वाटर साइकिल में ओवरऑल ये प्रोसेस है कि पानी ने लैंड से ऊपर जाना है और फिर ऊपर से वापस नीचे आना है। सो क्लास, इसमें क्या होगा कि ऊपर जाने के कौन से तीन तरीके हैं? पानी जो है वो ज़मीन से हवा में जा सकता है बर्फ़ के पिघलने से, वाटर बॉडीज़ की इवापोरेशन से, या प्लांट्स की ट्रांसपायरेशन से। और वो वापस नीचे कैसे आएगा? सिंपली बाय रेन, बारिश की मदद से। ओके क्लास, so this was all about water cycle. It has been drawn on your book, page number 51. So class, open your books, page number 50. We will read this topic and also keep your stationery with you so that you may understand it well. Page number 50, role of evaporation and condensation in the water cycle. Sea, river, lake, canal, pond, etc. are called water bodies. समुंदर, फिर रिवर क्या है? दरिया, लेक, झील, कनाल, नहर, और पॉन्ड, नदी। ये सब क्या है? वाटर बॉडीज। द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द एटमॉस्फेयर, द ट्रांसफर ऑफ वाटर from water bodies to the atmosphere and its return is called water cycle. The sun shines on the water bodies, makes the water evaporate into the atmosphere in the form of vapors. तो ये सारी जो evaporation हो रही है ये सूरज की वजह से हो रही है। Evaporation also takes place from plants, transpiration and surface of snow on the mountains. यहाँ पे ट्रांसपायरेशन हो रही है ट्रीज़ में, ओशंस या तमाम वाटर बॉडीज़ में इवापोरेशन हो रही है, और यहाँ स्नो पे भी इवापोरेशन हो रही है। एज दीज वेपर्स राइज अप, जैसे ही ये वेपर्स, ये बुखारात ऊपर की तरफ जाते हैं, दे लूज एनर्जी एंड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ऊपर की तरफ जाके ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। एट अ सर्टेन हाइट दीज वाटर ड्रॉपलेट्स गैदर इन द एयर एंड फॉर्म क्लाउड्स, और फिर ये क्या बन जाएंगे? बादल। The water droplets in the clouds get heavier and the air cannot hold them anymore. तो जो बादलों की हवा है, जब आपको पता है कि बादल पानी से भर जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, तो क्या होगा? बारिश होगी। You can see the water cycle and it is exactly the same as being drawn on your whiteboard. The water then falls down in the form of rain and snow. फिर पानी
किसकी सूरत में जाएगा? बारिश और बर्फ़ की सूरत में। मैंने आपको बताया है कि ये जो स्नो वाला रीजन है ये दोनों प्रोसेसेस में आएगा, क्योंकि जब बर्फ़ पिघल रही है वहाँ पे इवापोरेशन हो रही है तो पानी ऊपर जा रहा है, लेकिन जब स्नोफॉल हो रही है तो ये जो स्नो है अल्टीमेटली लिक्विड ही है, तो वो लिक्विड नीचे की फॉर्म में आ रहा है। तो स्नोफॉल दोनों कैटेगरीज में होगा। द रेन वाटर अगेन फ्लोज टू द रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, कनाल्स एंड सीज। ये रेन वाटर तमाम वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा। इन दिस वे वाटर इज़ ऑलवेज मूविंग इन अ साइकिल। The processes of evaporation and condensation are involved in the water cycle. Okay, these are the two main processes involved in this evaporation and condensation. Evaporation class, it is the conversion of liquid into gas, and condensation is the conversion of gas into liquid. The water goes through its three phases: liquid, solid and gas, as its cycle in the earth system. तो वाटर जो है अपने तीनों फेजेस से गुजरता है। यू कैन सी यहाँ पे है कौन सी फेज? लिक्विड। यहाँ पे भी लिक्विड, लेकिन जब ट्रांसपायर हो जाएगा तो गैस। यहाँ पे गैस है, लेकिन रेनफॉल में क्या होगा? लिक्विड। स्नो में क्या होता है? सॉलिड। स्नो इज इन सॉलिड फॉर्म, फिर जब वो लिक्विड या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उसकी लिक्विड और गैस स्टेट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि वाटर अपने वाटर साइकिल में अपनी तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। इट इवेपोरेट्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज लैंड एंड वाटर सरफेसेस इनटू द एटमॉस्फेयर एंड आफ्टर कंडेंसिंग इन क्लाउड्स रिटर्न्स टू द अर्थ एज रेन एंड स्नो। ओके, ये वही सारी बातें हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा और बारिश और स्नो की सूरत में वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर from down to up and up to down, from water bodies or from land to atmosphere and atmosphere to land is called water cycle. Okay class, this was all about water cycle. Now we will read about forms of moisture in the environment. माहौल में नमी किस सूरत में होती है ये हम पढ़ेंगे। जहाँ पे भी नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है एक इन्वायरमेंट में। अगर आप अपने फ़ोन पर, अपने मदर फादर के फ़ोन पर चेक करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ साथ आपको मॉइस्चर भी बताया जाता है कि हमारी सिटी में मॉइस्चर कितना है। सो अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो बारिश के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मॉइस्चर कम होता है जब बहुत ज़्यादा सनी डे होता है। सो देयर आर दीज 5 फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर। इसकी पिक्चर्स आपकी बुक पर बनी हुई हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। नमी की एक एग्जाम है धुंध, फॉग। धुंध, फॉग ज़्यादातर होती है मैदानी इलाकों में, एज लाहौर एक मैदानी इलाका है, तो यहाँ पर फॉग होती है, धुंध होती है। लेकिन आपको पता है कि लाहौर में एयर पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गई थी। सर्दियों में जो हमें धुंध लग रही होती है वो दरअसल एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। खैर, अभी हम फॉग पढ़ रहे हैं। फॉग धुंध को कहते हैं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर हो जाते हैं इसे हम फॉग कहते हैं। ये हम डिटेल में बुक से पढ़ेंगे। उसके बाद है ड्यू ड्रॉप्स यानी शबनम के कतरे। ये कहाँ पे होते हैं? दरख्तों पर, पत्तों पर। ओके, फिर क्लाउड्स आपको पता है बादल, स्नो आपको पता है बर्फ, और फ्रोस्ट होती है बर्फ की तह। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि जब बर्फ़ पड़ रही होती है दैट इज़ स्नो, लेकिन बर्फ़ पड़ने के बाद जब वहाँ पर सूरज आता है दोबारा तो क्या होता है क्लास के वहाँ पे बर्फ़ सख्त हो जाती है। जब ये स्नो पड़ रही है ना, सो इट इज़ वेरी सॉफ्ट, लेकिन जब वो सख्त हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड फ्रोस्ट। जैसे आप अपने रेफ्रिजरेटर में अपने फ्रीज़र को ओपन करें तो वहाँ पर जो बर्फ़ होती है, मतलब आप इस तरह देख लें या जैसे पानी को जब हम फ्रीज़ करते हैं, वाटर को फ्रीज़ करते हैं, तो वो वाली जो बर्फ़ होती है वो सख्त होती है। ओके, सो जो एक सॉफ्ट फॉर्म है वो स्नो है, लेकिन उसके जो जमने की बात है, जब वो बर्फ़ वहाँ पे सन की वजह से वहाँ पे फ्रॉस्ट बन जाती है तो उसे हम बर्फ़ की तह यानी फ्रॉस्ट कह देते हैं, और वो
हार्ड होती है, स्नो इज सॉफ्ट एंड फ्रॉस्ट इज हार्ड। सो क्लास इसको हम बुक से रीड करेंगे। सबसे पहले है पेज नंबर 51 पे आखिरी पैराग्राफ है, फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट, जिसमें फॉग दिखाई गई है। वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी वेपर्स की फॉर्म में पानी हमेशा मौजूद होता है, लेकिन कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। व्हेन देयर इज स्मोक एंड डस्ट इन द क्लाउड कोल्ड क्लाइमेट दीज वाटर वेपर्स अपीयर एज फॉग। मैं जो आपको बता रही थी वाटर पोल्यूशन का, वो होती है स्मोग, दैट इज स्मोग। स्मोग क्या होती है? फॉग तो एक प्रॉपर चीज़ है, लेकिन स्मोक जो है वो एक पोल्यूशन की फॉर्म है। When smoke is mixed with fog, it becomes smoke. ओके, जब ये धुआं और धुंध मिक्स हो जाते हैं, धुंध तो है मॉइस्चर है, नमी है एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब उसमें बहुत धुआं शामिल होगा तो वो स्मोक बन जाएगा। एंड स्मोक जो है वो आपकी आंखों को ज़रा चुभन सी होती है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ वाटर एयर पोल्यूशन, so it's not good for your health of course. So वैसे से वाटर वेपर्स हैं तो फॉग होती है। बेसिकली फॉग आपको नज़र भी इस वजह से आती है, वो कह रहे हैं when there is smoke and dust in the cold climate, जब सर्दियों का मौसम है लेकिन माहौल में धुआं है, गर्द है, तो ये वाटर वेपर्स अपीयर होते हैं एज फॉग। आप देखिए बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्योंकि पोल्यूशन कम होती है तो वहाँ पे इस तरह की कंडीशन नहीं होती है। वाटर ड्रॉपलेट्स सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, लाहौर में भी या जहाँ पे भी फॉग है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो हमें नज़र आ रहे होते हैं धुएँ और गर्द की वजह से। वैसे नॉर्मली जो होती है वो फॉग होती है, और जब वो हमें नज़र आ रही है और हमारी आँखों में चुभन की वजह बन रही है, सो इट इज़ कॉल्ड स्मोक। Moving towards next page number 52. Early in the morning when the temperature falls down, the water vapors present in the air get together to form tiny droplets. These droplets can be seen on leaves and flowers as dew. Okay class, तो ये जो अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग में जब टेम्परेचर कम होता है, अर्ली मॉर्निंग में आपको पता है सुबह के वक्त टेम्परेचर कम होता है, तो जो जो वेपर्स हैं हवा में, दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड दीज आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स। जो हवा में वेपर्स हैं वो पत्तों के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में बन जाते हैं। जैसे कि आपने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो ग्लास है, ठंडे पानी का ग्लास, उसमें जो हवा के वेपर्स हैं वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन। उसी तरह ये ड्यू ड्रॉप्स का प्रोसेस सेम उसी तरह है जिस तरह एक ठंडे पानी के ग्लास पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उसी तरह ये जो पत्तों पर ड्यू ड्रॉप्स बन रहे हैं वो भी सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज water vapors in the air are the gaseous state of water. Of course ये vapors अगर हवा में मौजूद हैं तो ये कौन सी स्टेट है? गैस की स्टेट है, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। At certain height, water vapors in the air condense to form water droplets due to cold. The presence of water droplets in the air forms cloud. अब देखिए क्लास, ये वाटर वेपर्स हैं, ये है जी वाटर वेपर्स। अभी इन्होंने बताया है कि जो वाटर वेपर्स हवा में है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जब ये जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये कंडेंस होते रहते हैं, कंडेंसेशन होती है। आपको पता है जो इलाके ऊपर हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं ये सब, वहाँ पे क्या होता है, ठंड ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाकों में ठंड होती है,
सो ऊपर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए ये क्या होगा, गैस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और इनके ऊपर जाने से क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स। वही प्रोसेस जैसे कि हमने अभी वाटर साइकिल में पढ़ा है कि वो ड्रॉपलेट्स या वो वेपर्स ऊपर जाएंगे तो वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इन दिस केस दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड। लास्ट वन इज इन सिवियर विंटर, यानी बहुत शदीद सर्दियाँ जब होती हैं, द वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर फ्रीजेस टू फॉर्म snow on the mountains and a layer of frost on the surface of ponds and lakes. So you can see mountains पर बर्फ़ है और नीचे जो फ्रोस्ट दिखाया गया है वो एक लेक है। आप बेशक गूगल करें इसको, फ्रोस्ट को, तो जमी हुई जो है वो दिखाई जाएंगी, झीलें या दरिया वगैरह जो जम गए हैं। लेक्स स्पेशली ये पहाड़ी इलाकों में लेक्स होती हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे जो है वो बर्फ़ पिघल जाएगी, बर्फ़ पिघल नहीं जाएगी, बर्फ़ हार्ड हो जाएगी, उसे हम कहते हैं फ्रोस्ट। सो दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन एनवायरनमेंट: फॉग, ड्यू ड्रॉप्स, क्लाउड्स, स्नो एंड फ्रोस्ट। देयर इज़ एन एक्टिविटी 4.7 जिसमें आपने बॉयल करना है और वेपर्स बनेंगे, लेकिन ये है कि ये आप ऑफ कोर्स कर नहीं सकते, इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। जस्ट गो थ्रू दिस। बॉइल वाटर इन अ कैटल, पोर अबाउट 20 ml of boiled water into the jar so that the sides of the jar are heated up. Put a few ice cubes on the lid and put it on the jar, and you will say take the lid off and quickly spray some black color. ये क्लास बहुत इजी है, ये वैसे भी अगर आप करें तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे हो सकता है। एक्टिविटी है, ये कोई जार है और यहाँ पे है एक कैटल जिसमें हमने पानी को गर्म किया है। ओके, कैटल है हॉट वाटर की। अब ये हॉट वाटर जैसे ही हम इस जार में डालेंगे तो आपको पता है ये जार जो है वो क्या होगा, हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ओके, दिस विल हीट अप। एक कैटल है जिसमें हमने पानी गर्म किया है, हॉट वाटर, जब हम उसको इसमें डालेंगे तो जार भी गर्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें जब आप आइस क्यूब्स डालेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह वाटर वेपर्स बाहर निकल रहे हैं। ये एक ऑब्जर्व करें या एक इमेजिन करें ये बात कि आपने गरम पानी एक कैटल में डाला है और जैसे ही आप उस गरम पानी में बर्फ़ डालेंगे तो किस तरह से वेपर्स बाहर की तरफ निकलेंगे। दैट विल बी एन अब्रप्ट रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस हियर। ओके, बट यू डू नॉट नीड टू परफॉर्म इट एट होम बिकॉज गर्म पानी है, इट विल नॉट बी गुड। सो क्लास, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वाटर साइकिल और फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर को पढ़ा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको PDF नोट्स में एक्सरसाइज, सॉल्व एक्सरसाइज दे दी गई है, लेकिन अभी हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई सवाल समझ नहीं आया तो वो कर लें। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज यू मस्ट ओपन योर PDF नोट्स ऑफ चैप्टर 4। सबसे पहले है पेज नंबर 54 पे MCQs। MCQs चैप्टर आपने पढ़ लिया है, उसके हिसाब से ही आप इसको MCQs को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है मैटर हैज़। सबसे पहले ही हम मैटर की डेफिनेशन करते रहे हैं, दैट मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज
स्पेस। ओके, ये आपको पता है, स्टार्ट ही हमने मैटर की डेफिनेशन से किया था। अ सॉलिड हैज़, सॉलिड में क्या होता है? मैक्सिमम स्पेसेस? नो, सॉलिड तो इस तरह होता है, तो स्पेसेस तो इसमें नहीं होती। फिर है डेफिनेट शेप बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, पर हमने पढ़ा है कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होगा। थर्ड वाला इसका आंसर ठीक है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन particles. Next one is conversion of gas to liquid. ये अभी जितने भी आपने मॉइस्चर के प्रोसेस पढ़े हैं तकरीबन सारे ही कंडेंसेशन के थे। कंडेंसेशन होता है गैस टू लिक्विड, जैसे कि हमने वाटर साइकिल में पढ़ा और फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर में पढ़ा। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस बाय विच वेट क्लॉथ्स ड्राई अप। हमने एग्जाम्पल ही ये की थी कि ये इवापोरेशन होती है जब हम कपड़ों को सूखने के लिए बाहर डाल देंगे। नेक्स्ट वन इज मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद द चेंज इन टेम्परेचर। ये आज भी हमने रिपीट किया था कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और टेम्परेचर कम होता है तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, लेकिन होता सब टेम्परेचर से है। नंबर 6 है वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर एज वेपर्स। पानी हमेशा वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। अगर ज़्यादा वेपर्स होंगे तो ज़्यादा मॉइस्चर होगा, कम होंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कम होंगे तो कम मॉइस्चर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू बॉइलिंग? सो क्लास, व्हाट हैपन्स इन बॉइलिंग? बॉइलिंग में होता है लिक्विड टू गैस, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? गैस टू लिक्विड, एंड दिस इज कंडेंसेशन। बेहतर होगा कि आप ये जो 5 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी उस सब के आगे आप लिख लें कि वो लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था तो मैंने लिखा था, वो आप भी साथ साथ हेडिंग के आगे लिख लें। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स। filling the blanks. When a liquid changes to a gas, this is called, ये आप अभी ही पढ़ा है, when a liquid changes to a gas, it is called evaporation. By adding or removing dash, we can change the state of matter. ये of course टेम्परेचर को आप चेंज करने से, कम ज़्यादा करने से आप स्टेट को चेंज कर सकते हैं। In a dash state, the particles are loosely held and the matter takes the shape of the container. सो इट हैपन्स इन अ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में होता है कि लूजली हेल्ड होते हैं और जिस कंटेनर में डालेंगे वो शेप आ जाएगी। जैसे मैंने आपको मिल्क की एग्जांपल दी थी कि आप उसे किसी कंटेनर में डालेंगे तो वैसी शेप होगी, कप में डालेंगे कप की शेप हो जाएगी, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप। इन अ डैश स्टेट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर एंड द मैटर कैन नॉट चेंज इजीली इट्स शेप, सो इट्स इज सॉलिड। सॉलिड है जिसमें बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं और शेप चेंज नहीं हो सकती। डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस व्हेन अ लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड। लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड यानी जैसे पानी का बर्फ़ बनना, वो किस में होता है? फ्रीजिंग में। ओके क्लास, अब ये हमारा लास्ट है जिसमें हमने प्रोसेस को सेलेक्ट करना है। उन्होंने एक फिनोमेनन बताया हुआ है एंड देन दे आर आस्किंग दैट यू विल टेल दैट व्हाट इट इज।
4.3 select the process. So here we will have the phenomenon, and here we will have the process. पहला प्रोसेस दिया हुआ है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स और वो उन्होंने सॉल्व किया हुआ है. वी ऑल नो दैट ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इज इवापोरेशन. ओके उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ड्यू. अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ ड्यू पढ़ा है. क्लास फॉर्मेशन ऑफ ड्यू में क्या होता है कि वेपर्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. तो जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर्स, सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन क्या होती है? इट इज इवापोरेशन. इवापोरेशन होता है लिक्विड टू वेपर्स, ये गैस फॉर्म. डिस्टिलेशन एक वो प्रोसेस होता है जिससे हम वाटर जो है उसको, डिस्टिल्ड वाटर एक प्रोसेस होता है, उसमें हम क्या करेंगे, लिक्विड को ज़रा बॉयल वगैरह करते हैं और वो डिस्टिल्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो जब भी आपको पता है कि हम लिक्विड को, पानी को बॉयल करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा. सो डिस्टिलेशन में कौन सा प्रोसेस होता है? इवापोरेशन. डिस्टिल्ड वाटर आपने नाम सुना होगा, ये वाटर बनता है पानी को बॉयल करने से. उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम जो है वो एंड इसका यही होता है कि इसको हम फ्रीज़ करते हैं तभी वो बनती है. घर में भी बनाएंगे तो हमने उसको प्रिपेयर कर लिया है, फिर हम उसको फ्रीज़ करते हैं. सो दिस इज़ फ्रीजिंग. नेक्स्ट वन इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल. ये भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी है बर्निंग ऑफ कैंडल की. चैप्टर में ही जो उसकी वैक्स पिघलती है, पिघलना क्या होता है? मेल्टिंग. रेन. रेन इज इवापोरेशन. ओके रेन कैसे होती है? ये वेपर्स ऊपर जाते हैं तो क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं. वेपर्स से वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं. सो दिस इज वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट्स इज इवापोरेशन. सॉरी, water droplets to vapors is evaporation. उसके बाद है स्नोफॉल. स्नोफॉल इज कंडेंसेशन. ये अभी हमने वाटर साइकिल में पढ़ा है कि स्नोफॉल कंडेंसेशन है. सॉलिड टू वेपर टू लिक्विड इज कंडेंसेशन. कुकिंग. कुकिंग इवापोरेशन होती है. अगर आप देखें कभी जब भी कुकिंग हो रही होती है तो जो वो कंटेनर होता है, बर्तन होता है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है तो वो वेपर्स में जो उसका कन्वर्ट होना है दैट इज इवापोरेशन. एयर कंडीशनिंग. लास्ट वन इज एयर कंडीशनिंग. और एयर कंडीशनिंग में क्या होता है? कंडेंसेशन. कंडीशनिंग इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि इसमें एयर को कंडेंस किया जाता है. सो दैट इज वाई दिस इज कंडेंसेशन. ओके क्लास, सो ये चैप्टर के लेक्चर कंप्लीट हो गया है. इसके अलावा इस चैप्टर का आपको तमाम काम पीडीएफ की फॉर्म में दिया जा चुका है. डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग, देन क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस और बुक वर्क अब हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो क्लास, इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट ऑन स्कूल्स फ़ोन नंबर. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.